जय भीम। मैं हूँ अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। एक वक्त में जब देश के राजे रजवाड़े अपनी जमीनें और खुद अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए, उस वक्त देश के किसी कोने में आदिवासी समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहे थे। आज भी जब देश की आजादी की बात होती है तो आम तौर पे कुछ गिने-चुने नाम सामने आते हैं। लेकिन उसके पहले या फिर 1857 के आंदोलन का ज़िक्र किया जाता है, क्रांति का ज़िक्र किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पहले भी देश में आंदोलन हो रहे थे और जो एक मूल निवासी तबका है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो लगातार अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। और उसी इतिहास के एक कोने में दर्ज है 30 जून का दिन। तो 30 जून का दिन जिसे हम एक हूल दिवस के रूप में जानते हैं। हूल दिवस का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से सिदो कान्हू और चांद भैरव का जो संघर्ष था अंग्रेजों के खिलाफ, जो उन्होंने किया था, उस पे टिका हुआ एक पूरा इतिहास है हूल दिवस का, जिसके बारे में आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसी हूल दिवस पे जो 30 जून को होता है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील कुमार सुमन जी। सुनील कुमार सुमन जी अम्बेडकरवादी आदिवासी लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं और तमाम मुद्दों पे अपनी धारदार बातें रखते हैं, विचार रखते हैं और वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के कलकत्ता केंद्र के प्रभारी हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, हूल दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं। हूल दिवस 30 जून को होता है। हूल दिवस के पहले इतिहास के बारे में आप बताइए कि हूल दिवस कितना महत्वपूर्ण है आज भी। आप सभी को सेवा जोहार और जय भीम। और सबसे पहले मैं दलित दस्तक को शुक्रगुजार, दलित दस्तक के लिए शुक्रगुजार रहूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हूल दिवस जैसे महत्वपूर्ण विषय को ये आज यहाँ उठाने की कोशिश की है। वैसे भी दलित दस्तक हमेशा से आदिवासी मुद्दों को भी उठाता रहा है, ये बहुत शानदार बात है। आपने जो अभी अपना इंट्रो बताया उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ रखी है। पहली चीज तो यह है कि भारत की जो क्रांति जिसको माना जाता है कि वो 1857 की ही जो है पहली क्रांति थी, जिसको सिपाही विद्रोह कुछ लोग कहते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर हम पीछे जाएंगे, जो इतिहास दबा हुआ है, जिसको सामने लाने की कोशिश नहीं हुई, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे संघर्ष यहाँ के मूल निवासियों आदिवासियों द्वारा किए गए। जान के लोग को आश्चर्य होगा कि 1797 में दुखन माझी के नेतृत्व में मुंडा जो है क्रांति आंदोलन हुआ। 1820-21 में सिंह भूमि में जो हो आदिवासी समुदाय था उनका आंदोलन हुआ। 1831-32 में सिंह भूमि में ही बिंद्राय सिंह राय के नेतृत्व में कोल आंदोलन हुआ। 1832 में बुधू भगत का आंदोलन हुआ। ये आंदोलन कभी भी इतिहास के पन्ने में हमें देखने को नहीं मिले। तो 1857 से बहुत पहले आदिवासी अपने हक हुकूक के लिए, अपनी जमीन के लिए, जंगल को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज जो हम बात कर रहे हैं हूल दिवस की, हूल दिवस से भी पहले आप जाएंगे तो जबरा पहाड़िया यानी कि तिलका माझी जी जो पहला लड़ाका भारत के माने जाते हैं। आप देखिए, जान के आश्चर्य होगा कि मंगल पांडे का जन्म 1827 में होता है और तिलका माझी का जन्म 1750 में होता है। तो तिलका माझी का जो आंदोलन था, जो 70 के दशक का एक बड़ा आंदोलन था, वो कहीं इतिहास में दर्ज नहीं होता है और मंगल पांडे का आंदोलन इतिहास में दर्ज होता है। हम आते हैं हूल क्रांति की तरफ, हूल दिवस जो जिसके अवसर पे ये जो आयोजन, ये बातचीत हम लोग की रखी गई है। जैसा कि आपने कहा कि ये जो 4 भाई थे, जो सिदो कान्हू और चांद भैरव, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें मैं जोड़ूंगा कि इन 4 भाइयों के अलावा इनकी 2 बहनें भी थी, फुलू और झानो। और दिलचस्प है कि भारतीय जो पूरा फेमिनिज्म है, जो भारत का जो पूरा स्त्री अध्ययन है, उसमें भी इन लोगों को छांट कर रखा जाता है। हम आगे इसकी बात करेंगे कि कई आदिवासी लड़ाकों के साथ जो आदिवासी महिलाएं थी, जो वीरांगनाएं थी, वो भी लड़ रही थी अपने भाइयों के साथ, अपने पतियों के साथ, अपने बेटों, अपने घर वालों के, यहाँ के समाज के। तो जो सिदो कान्हू और चांद भैरव थे, ये संथाल परगना क्षेत्र में जो 1700 के आसपास ये वहां पे संथाल रहने आए। और उस जमाने में क्या था, आज भी अगर आप देखें तो पूरा जो जंगली क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसके संरक्षक आदिवासी ही रहे हैं, वही उसके असली मालिक है। ये अलग बात है कि आज की स्थितियां बदली हैं, सरकारों का कब्जा है।
उस जमाने में भी वो आदिवासियों का अपना एक शांति प्रिय जीवन था। एक और चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसा लगता है कि आदिवासी हमेशा तीर धनुष लिए रहते हैं, तो आदिवासी लड़ाकू लोग होते हैं, आदिवासी हमेशा लड़ने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, एकदम इसके उल्टा है कि आदिवासी सबसे शांति प्रिय समुदाय है, जबकि आदिवासी उत्सव प्रिय होते हैं। आदिवासी कभी लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उनके स्वाभिमान की, उनके हक की, उनके अधिकारों पे कुठाराघात किया जा रहा है, उन्हें हड़पने की कोशिश की जाएगी, तो आदिवासी पीछे भी नहीं रहे हैं। हूल दिवस इसी बात का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो एक और चीज आप ध्यान देने योग्य है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी है या सिदो कान्हू, जितने जो आदिवासी लड़ाके थे, इन सब की लड़ाई, इन सब का संघर्ष अंग्रेजों से, या अंग्रेज ही इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। बीच में हमें यह समझना पड़ेगा कि अंग्रेज के साथ जो देसी पूंजीवाद था, देसी पूंजीवाद का मतलब ब्राह्मणवाद, क्योंकि अगर पूंजीवाद की बात करेंगे तो दूसरी जातियों के लोग भी पूंजीपति होने चाहिए, लेकिन तब भी दूसरी जातियों के लोग पूंजीपति नहीं थे, यानी कि जो बहुजन समाज तबका है, और आज भी नहीं थे। तो भारतीय पूंजीवाद का मतलब है ब्राह्मणवाद, सीधे सीधे हम ऐसे लें। अब सवाल है कि क्या अंग्रेजों से इनका सीधा टकराव था जो आदिवासी लड़ाके थे, या अंग्रेजों को वहां तक ले जाने में इन्हीं जो बिचौलिए लोग हैं, जो यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनकी भूमिका थी? मैं तो यही मानता हूं कि इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। चूंकि अंग्रेज सीधे सीधे जाके आदिवासियों का शोषण नहीं करते थे, बीच में जो साहूकार थे, जो सेठ थे, जो जमींदार थे, जो अंग्रेजों के कारिंदे थे, जो ये पुरोहित थे, जो पूरा ब्राह्मण तबका था, ये एक बड़े शोषक की भूमिका में था, ये इनका शोषण कर रहा था। वही हुआ चांद भैरव का जो पूरा क्षेत्र था संथाल परगना में, इन लोगों ने लगान बढ़ाना शुरू किया, इन लोगों ने उनकी जमीन हड़पनी शुरू की, और अंग्रेजों को ये बताते थे कि कहाँ कितना संसाधन है, आपको कहाँ आके लूटना चाहिए, कहाँ आपको कब्जा करना चाहिए। सबको पता था, अंग्रेजों को पता था कि इन लोगों ने ही बताया कि जो पूरा जो आदिवासी क्षेत्र है, ये खनिज लवण से भरा हुआ। आज भी वही स्थिति है, आज भी सरकारें जो है उनको बताती हैं पूंजीपतियों को, और उन पर कब्जा किया जाता है। तो अंग्रेजों ने रेल लाइन बिछानी शुरू की कलकत्ता से लेकर संथाल पटना की तरफ, और रास्ते में जितने खेत आए, जितनी जमीनें जो आदिवासियों की थी, उन सबको बुरी तरह रौदा गया, उनको जमीनें कब्जाई गई, उनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, लूट लिया गया, और जो भी विरोध करने की कोशिश करता उसको वो मार डाला। तो इसी को लेके बहुत सारे पत्र लिखे गए अंग्रेजी शासन को कलकत्ते में आदिवासियों ने, कि यहाँ पे हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, जबरन लगान वसूला जा रहा है, सेठ साहूकार कर्ज दे रहे हैं लगान देने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो नहीं सुना, अंग्रेजों ने इसलिए नहीं सुना कि बीच में जो ये लोग देसी पूंजीवादी लोग थे। तो अंततः जो है वही 1855-56 का जो ये बड़ा आंदोलन है, वो चार भाई हैं, उनके नेतृत्व में ये तैयार होता है, और जो भोगनाडीह गांव था उसमें लगभग 50,000 आदिवासी इकट्ठा होते हैं, और वो ये एक साथ मिलकर ये संकल्प लेते हैं, जिसके साथ महिलाएं भी बड़े पैमाने पर शामिल थी। इसको हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो फूलो झानो इनकी खुद बहन थी, 4 भाई और 2 बहन, ये एक परिवार के लोग जो है ये आदिवासी लड़ाके ये तैयार करते हैं, और 50,000 आदिवासियों को लेकर ये आगे बढ़ते। एक और चीज जी अशोक, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जो आसपास के जो देसी रियासतें थी, जो यहाँ के जो सवर्ण राजा थे, उनको जमींदार थे, उनको इन्होंने अपील की कि आप सब हमारे साथ मिलिए, अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो दिलचस्प ये था कि वो जो देसी रियासतें थी, उन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया, और वो सब आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों से मिले, और आदिवासियों का उत्पीड़न करने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा किया। तो ये 30 जून को ही ये बिगुल फूका गया, 30 जून को ही ये संघर्ष की शुरुआत हुई, इसलिए इसको हूल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वो भोगनाडीह में अभी भी 30 जून को हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। ये अलग बात है, अब ये जी 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 हाँ सर, मैं ये तो ये अलग बात है जी आप जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि ये हूल दिवस तो हर बार एक तरह से जनता का भी त्योहार है, जनता का भी दिवस है, और सरकारों का भी दिवस है। जिस भी पार्टी की सरकार होती है, या खास तौर से वैसी जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन लोगों को आंसू बहाने का मौका मिल जाता है। लेकिन वास्तव में तब भी यही लोग शोषक थे आदिवासियों के, और आज भी यही लोग शोषक हैं। सर मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन होता है, 1855 की बात है ये, इतना बड़ा आंदोलन होता है, 50,000 आदिवासी समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और अभी
इतने बड़े आंदोलन की कहीं इतिहास में चर्चा नहीं होती है। मैं खुद जब एक किताब तैयार कर रहा था बहुजन कैलेंडर, जिसमें मैं तमाम जो तारीखें हैं उनके इतिहास टटोलने की कोशिश कर रहा था, तो तमाम तमाम मुश्किलों के बावजूद भी मुझे बहुत कम सामग्री मिल पाई थी, जो मैंने दर्ज की थी किताब में, ताकि लोगों को पता चले। तो इतना बड़ा इतिहास कि एक तबका, एक समाज का एक तबका 50,000 की संख्या में जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो इकट्ठा होता है और इतिहास में इसका जिक्र तक नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये मैंने जैसा कि कई शुरू में आपको कुछ वानगी बताई, कई सारे संघर्षों की, आंदोलनों की चर्चा की। एक और मजेदार मैं बात बताना चाहूंगा कि नक्सलवाड़ी आंदोलन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और उससे दो बड़े नाम जो कानू सल्यान और चारू मजूमदार, ये सब लोग जानते हैं कि यही उसके अगुआ थे। दिलचस्प ये है कि उसके जो अगुआ थे वो जंगल संथाल थे, इनके साथ थे, और उस लड़ाई में कई आदिवासी महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए। सोफिया टोपो नाम की एक नर्स थी जो पूरे इनके आंदोलन में साथ थी। जंगल संथाल तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनकी पत्नी हिस्सा लेती हैं, लेकिन नक्सलबाड़ी गांव में जो मूर्तियां लगी हैं वो इन्हीं जो वामपंथी सवर्ण जो 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 नेता थे उनकी लगी है। दिलचस्पी है कि मूर्तियां आदिवासियों की जमीन पे, लेकिन कहीं किसी आदिवासी लड़ाके का जिक्र नहीं है, किसी आदिवासी जो हमारा नायक है उसका जिक्र नहीं है। एक बड़ा नाम है शांति मुंडा का, वो उस लड़ाई का हिस्सा थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारे संघर्ष है आदिवासियों के, वो इतिहास का हिस्सा नहीं। कभी किसी फिल्मकार ने नहीं सोचा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। वो अच्छी बात है कि अब सूचना तकनीक के आने से दलित दस्तक और दूसरे जो यूट्यूब चैनल हैं, छोटे छोटे माध्यम है, उस माध्यम से लोग आगे आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो इतिहास है वो सवर्णों ने लिखा, वो चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो बीच वाले लोग हो, या दक्षिणपंथी लोग तो खैर कम लिखे पढ़े हैं, चूंकि उनके यहाँ पढ़ने लिखने का कल्चर कम रहा है। तो लेकिन ज्यादातर इतिहास वामपंथी लोगों ने लिखा। लेकिन एक सिरे से आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी देखिए, एक सिरे से सबसे कम इतिहास विभाग में रिसर्च इन्हीं आदिवासियों पे हुआ होगा, सबसे कम इनकी बात की जाती है। हिंदी साहित्य का भी वही हाल है। लेकिन अब चूंकि चीजें बदली हैं सोशल मीडिया के आने से, तो अब मैं तो इसको एक तरह से बहुत सकारात्मक लेता हूँ। अच्छा हुआ दलितों का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास और बहुजनों का जो ये ओबीसी का इतिहास दूसरे लोगों ने नहीं लिखा, वरना वो बर्बाद ही करते। बहुत सारे लोगों ने बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में, चमत्कारिक के रूप में पेश किया है। ऐसा कुछ नहीं था। ये सब इंसान लोग थे, और आदिवासी वास्तविक लोग होते हैं, स्वाभाविक लोग होते हैं, उनकी दुनिया स्वाभाविक होती है, चमत्कार उनके यहाँ नहीं होता। तो अब जो है आदिवासी जो बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी जो नौजवान है, आदिवासी जो रिसर्च स्कॉलर हैं, और आपके जैसे जो चैनल वाले लोग हैं, जो इतिहासकार लोग हैं, ये लोग इस चीज को लिखेंगे, इसको सामने लाएंगे, तो मुझे लगता है कि अब सही इतिहास सामने आएगा। उसको लाने से अब कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सर, मुझे एक चीज बात बताइए। शुरू में आपने तमाम आंदोलनों का जिक्र किया जो बहुत पहले के हैं, जो 1970 में हो रहे थे, उस समय तमाम लोगों का जिक्र किया आपने। उस वक्त में आदिवासी समाज इतना एकजुट था, इतने बड़े बड़े आंदोलन किए उन्होंने। तब आप बैठते होंगे, सोचते होंगे कि किस तरह के लोग रहे होंगे वो, जो इतना चीजें ऑर्गेनाइज करके ले जाते थे, एक साथ रहते थे। तो क्या लगता है आपको, तब ज्यादा ऑर्गेनाइज थे लोग, बेहतर तरीके से काम कर रहे थे? उसको अभी की अगर स्थिति से तुलना करके देखेंगे तो क्या बात है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए पहले हमें आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा, उनकी पूरी मतलब आदिवासियत क्या है। हमें बहुत अफसोस होता है कि जो गैर आदिवासी लोग हैं, इसमें बहुत अम्बेडकरवादी लोग भी शामिल हैं। कई बार आदिवासी जीवन को, आदिवासी समाज को, आदिवासियत को नहीं समझ पाते। आदिवासी समाज अलग अलग, कई तरह के आदिवासी समुदाय हैं, सबका अलग अलग अपना अपना ग्रुप होता है, सब अपने में शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बेसिकली आदिवासी समाज में व्यक्तिवाद नहीं है, उनके यहाँ वो साम्राज्यवादी एक तरह से थिंकिंग नहीं है कि हम जो है संचय करें, हम अपना विस्तार करें, हमारे पास ज्यादा खेती हो। ये लोग एक सामुदायिक जीवन जीते हैं, एक सामूहिकता की भावना होती है, सामुदायिक खेती होगी, सामुदायिक नृत्य उत्सव होगा। तो ये बेसिकली, जैसा मैंने जंगल संथाल का जिक्र किया, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि हम आदिवासियों को उत्सव पसंद है, सफाया पसंद नहीं है, हम लोग मारकाट नहीं चाहते। यानी ये शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। उस जमाने में जब नैसर्गिक जीवन था, प्रकृति पर सब कुछ आधारित था, तो कोई किसी को कब्जा नहीं करता। ये बाद में जब धीरे धीरे जो है एक तरह से ब्राह्मणवाद घुसता गया, तो उसके अंदर जो हड़पने की प्रवृत्ति है, संचय करने की प्रवृत्ति है, व्यक्तिवाद है कि मेरा विकास होना चाहिए, इस विकास से आदिवासी समाज बहुत दूर है। वो एकदम प्रकृति पर आधारित समाज है और वो खुश रहता है। वो एक साथ मिलकर खेती करता है, एक साथ फसल उगाता है, फसल को लाता है, एक साथ बांट के रहता है, उत्सव मनाता है, खुश रहता है। उस जमाने में लेकिन जब
उसके हक की बात की जाती है, उनके जीवन को डिस्टर्ब किया जाता है, तब वो आदिवासी एकाएक एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो एक खास तरह की पहचान की उनके अंदर है, जिसको मैं आदिवासियत कहता हूँ। ये आदिवासी दर्शन है कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आदिवासी समाज में स्वार्थ नहीं है, वहां चालाकी नहीं है, वहां धोखेबाजी नहीं है। आज जो दलित समाज एक नहीं हो रहा, इसका बड़ा कारण यह है कि दलित समाज जो ब्राह्मणवादी समाज में रह रहा है, तो उसके अंदर वो धोखेबाजी, वो चालाकी आ रही है, वो अपना फायदा देखता है। आज के जो आदिवासी है वो पूरी तरह से आदिवासी दुनिया में नहीं रहते, यानी कि आदिवासियों को दुनिया में ब्राह्मणवाद की घुसपैठ हो गई, आदिवासियों की दुनिया में हिंदुत्व घुस गया है। तो जो आदिवासी इसी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्राह्मणिज्म पे आधारित एजुकेशन सिस्टम है, इसी डिग्री को लेकर पढ़ लिख के नौकरी करके आगे आते हैं, लेकिन वो अपने समाज को अभी लीड नहीं कर पा रहे, अपने समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इसका कारण यही है कि वो आदिवासी भारत नहीं है जो पहले का आदिवासी भारत था। तो उसके लिए वो आदिवासियत, वो जो आदिवासी मूल्य है, वो जीवन मूल्य है इनके, जो जियो और जीने दो और बराबरी का जो समता मूलक इनका जो समाज है, जब तक वो नहीं अपने नेचुरल रूप में, अपने नैसर्गिक रूप में आएगा, तब तक आदिवासी समाज भी नहीं इकट्ठा हो पाएगा। अच्छी बात है कि अम्बेडकरवाद एक बड़ी विचारधारा के रूप में इन सारी चीज को समेटता है, और उसके तहत, लेकिन अम्बेडकरवाद को, आदिवासियत को अपनाना पड़ेगा, आदिवासी दर्शन को जानना और सीखना पड़ेगा। तभी हम अम्बेडकरवाद की जो दलितों के बीच की जो दिक्कत है उसको हम दूर कर पाएंगे और व्यापक एकता को कायम कर पाएंगे, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सर, आज आदिवासी समाज के तमाम लोग आए हैं, जैसे आप हैं और भी तमाम लोग हैं जो शिक्षाविद हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज में हैं, पढ़ा रहे हैं, लड़कों को रिसर्च करवा रहे हैं, उनको टॉपिक सिलेक्शन करके दे रहे हैं। आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और आपने एक अच्छी बात कही कि अच्छा हुआ कि सवर्णों ने दलितों का, आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा। तो आप लोगों के सामने कौन सी चुनौती है, क्या प्राथमिकता है कि किस तरीके से जो तमाम इतिहास है अपना उसको लेके आए, और आदिवासी समाज इसमें कितना सफल हो पाया है? देखिए, हमें नए समय में समय के अनुसार सचेत होना पड़ेगा। बहुत सारे जो आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, लेखक, वो भी बहुत रूढ़ किस्म के हैं, थोड़ा सा एक अपनी कोटर की दुनिया में भी रहते हैं। दिक्कत उनके यहाँ भी है। मैं ये मानता हूं कि बदलते समय के अनुसार आदिवासियों को भी सोचना और समझना पड़ेगा। जो मैं कहता हूं कि अम्बेडकरवाद से क्यों आदिवासियों को जुड़ने की जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है कि अब आदिवासी भारत में नहीं रहता, अब आदिवासी ब्राह्मणवादी भारत में रहता है। जैसे विश्वविद्यालय है, आपने चर्चा की, हम जहाँ नौकरी करते हैं, मैं खुद इसका शिकार रहा, आपको पता है। तो ऐसा नहीं कि जो जातिवादी लोग हैं वो दलित के साथ जो है जातिवाद करेंगे और आदिवासियों को छोड़ देंगे कि भाई तुम तो आदिवासी हो, मूल निवासी। ऐसा नहीं है। जो नफरत दलित समाज के साथ है, वही नफरत आदिवासी के साथ भी है, और वही नफरत ओबीसी के साथ भी। तो लड़ाई का तरीका फिर एक ही होगा, तीनों को एक मंच पे आना पड़ेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमें भी काम करते हुए, और मेरे जैसे और भी आदिवासियों को काम करते हुए, वही सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं जो दलितों को झेलनी पड़ती है, ओबीसी लोगों को भी झेलनी पड़ती है। ओबीसी चूंकि हिंदुत्व के ज्यादा शिकार है, तो थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां उनके नौकरी की बात आएगी, हक की बात आएगी, वहां तुरंत ब्राह्मणवाद उनका दुश्मन बन के खड़ा हो जाए। तो आज के संदर्भ में आदिवासी समुदाय, आदिवासी के पढ़े लिखे लोगों को जरूरत है कि एक तो इतिहास को सही तरीके से जाने, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो वो पढ़ने लिखने के बाद हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, एक ब्राह्मणवाद उनके अंदर प्रवेश कर रहा है, उसको छोड़ के उसे अपने उसी आदिवासियत की तरफ बढ़ना होगा। उसी आदिवासियत को उन्हें अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। उसके लिए वो जो उनकी मातृभाषा है, जो उसकी भाषा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बचनी चाहिए। उनका जो अपना कल्चर है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कल्चर नहीं, वो जीवन दर्शन है। वो भाषा नहीं, वो पूरा का पूरा उनका अस्तित्व है। उनका अस्तित्व ही भाषा के चलते हैं। तो ये सारी चीजें जब बचेंगी, इसके लिए लगातार जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे आदिवासी जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो उन सारी चीजों को, भाषा को लेके और कल्चर को लेके बचाने के लिए प्रयास करें। दूसरी जो चीज, लगातार जो चुनौतियां हैं सत्ता के साथ, उनकी जो ब्राह्मणिकल जो सेटअप है उसके साथ, उसमें उन्हें दलित समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ मिल के वो संघर्ष को करना पड़े। क्योंकि एक सबसे बड़ी जो ताकत है, राजनीतिक ताकत, वही आदिवासी सबसे ज्यादा कमजोर है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, वहां सरकारें बदली, लेकिन कोई हम ये नहीं कहेंगे कि आदिवासियों की सरकार है। वो मिली जुली सरकार है, आदिवासी नेतृत्व कर रहा है। छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी नेतृत्व भी नहीं कर रहा, नहीं है। ठीक है कि वहाँ एक पार्टी की सरकार है, उसके पहले 15 साल तक दूसरी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले फिर इसी पार्टी की सरकार थी। तो आदिवासियों की अपनी सरकार कब आएगी? क्योंकि उनका है तो आदिवासियों का ही राज्य हो। सही बात।
तो जरूरत है कि आदिवासियों का अपना राज लौटे, और आदिवासियों का जब अपना राज लौटेगा तभी सही मायनों में वो बराबरी आएगी, समतामूलक समाज आएगा, तभी अम्बेडकरवाद सही जी मायनों। जी सर, जब भी आदिवासी समाज की बात आती है तो जल जंगल जमीन की बातें आती है और तमाम तरह की इस तरह की बातें आती हैं। शुरू में भी उनके शोषक जो थे, उनकी जो लड़ाई थी वो अपने जल जंगल जमीन को लेकर ही थी, और जो ब्राह्मणवादी समाज है उनसे थी। जैसे आपने कहा कि अंग्रेजों से ही सारी लड़ाई नहीं थी। जी आज के वक्त में जो आदिवासी समाज है उसको किस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आज वक्त बदल चुका है। जल जंगल जमीन तो है ही, लेकिन उसके आगे राजनीतिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन, तमाम तरह के आंदोलन है। वहां ये समाज कहाँ ठहरता है, वहां कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी लिटरेसी रेट बहुत कम है। और अभी भी एक सर्वे आया था कि जिसमें बताया गया था कि ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसके 50% लोग बहुत ही गरीबी स्थिति में है, बहुत ज्यादा। एक समाज का पूरा 50% आदमी माने निम्नतम स्तर अपना जीवन का जी रहा है। तो ऐसे में उसकी स्थिति सुधरेगी कैसे आगे? देखिए, जो आपने कहा ये अंग्रेजों वाली बात, उसमें मैं एक और चीज जोड़ देना चाहूंगा कि अगर आदिवासियों का संघर्ष केवल अंग्रेजों से होता तो अंग्रेजों के जाने के बाद आदिवासियों का ठीक शोषण हो गया होता जी। लेकिन अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी आदिवासी शोषित है, प्रताड़ित है। इसका मतलब उनका संघर्ष अंग्रेजों से नहीं था। जी जी। इसका मतलब कि जिन लोगों से उनका संघर्ष था वो आज भी सत्ता में है, चाहे वो सामाजिक सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो या आर्थिक सत्ता। तो जो इनकी जमीनें उजाड़ने की बात है, अभी बैलाडीला का एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ, उड़ीसा में भी कई आंदोलन चल रहे हैं, अभी झारखंड में भी चल रहा है। पत्थलगढ़ी को लेकर कितना उत्पीड़न हुआ। अच्छी बात है कि हेमंत सोरेन उन सारे केस को वापस लेने की बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी संभावनाएं, कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं झारखंड से। तो यानी कि जिन लोगों के चलते आदिवासियों का जीवन तबाह होने की कोशिश की गई, वो आज भी वो लोग किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जो पूंजीपति वहां जाते हैं कंपनियां लेकर, वो भी जो है कोई अंग्रेजों की नहीं, यहीं के लोग हैं, वही पहले भी थे। अब ये सवाल है कि इस संदर्भ में कैसे हम चीजों को देखें, क्योंकि आदिवासियों की लड़ाई, आदिवासियों का जो संघर्ष है केवल जल जंगल जमीन का नहीं। लोग केवल इसी तक सीमित कर देते हैं, ऐसा भी नहीं। ये एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि एक बड़ा समुदाय अभी भी वहां रह रहा है। लेकिन आदिवासियों की जो लड़ाई है दूसरे फ्रंट पे भी सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उनके पूरे कल्चर को, यानी आदिवासियत को ही बर्बाद करने की कोशिश की जाए। ये जान के आश्चर्य होगा कि जहां सड़क नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां वनवासी कल्याण आश्रम के लोग पहुंच गए, वहां जो है वो रामकृष्ण मिशन के लोग पहुंच गए, वहां गायत्री परिवार के लोग पहुंच गए, वहां हनुमान जी पहुंच गए, वहां लोग दुर्गा माता को लेके पहुंच गए। तो क्या कारण है कि आदिवासियों के कल्चर को ही बर्बाद करने पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाए? इसका कारण यही है कि आदिवासियत ही है आदिवासी कल्चर की वजह से। जब ये हिंदुत्व जाएगा, जब हनुमान जी जाएंगे, जब ये गायत्री परिवार जाएगा, तो वहां अंधविश्वास जाएगा, वहां कर्मकांड जाएगा, वहां फिर धोखाधड़ी जाएगी, वहां फिर फरेबर झूठ जाएगा, और वहां फिर आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। और वो जो आदिवासी जो एक सामूहिकता थी, जो जियो जीने दो की भावना थी पहले, वो खंडित हुई। जब वो खंडित हुई तो आदिवासी खंड खंड होंगे, आदिवासी खंड खंड होंगे तो ब्राह्मणवाद इसी पूंजीवाद को लेकर वहां पहुंचेगा और उनकी जमीनों जंगलों सब पर अधिकार कर लेगा, जो आज हो रहा है छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर। यह हुआ। दिक्कत इस बात का है, जो नक्सल एक बड़ी समस्या जो कही जाती है, नक्सल से मुझे दिक्कत यह है, मैं नक्सल को आदिवासियों का आंदोलन नहीं मानता। नक्सल कोई आदिवासियों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि आदिवासी, मैंने कहा ना कि वो मार काट कर ही नहीं सकते, वो उनके नेचर में ही, ये उनका मूल स्वभाव नहीं है, ये बंदूक चलाना और हत्याएं करना ना। अभी क्या है कि आदिवासी दोनों तरफ से पीस रहे हैं, नक्सलियों से भी पीस रहे हैं, नक्सलियों में भी लीडरशिप अपर कास्ट की है और सरकार में भी लीडरशिप अपर कास्ट की है। तो जो दोनों तरफ से आदिवासी अभी पीस रहे हैं। दिक्कत ये है, जरूरत जो आपने सवाल किया कि क्या करना चाहिए, जो जैसे देखिए, जब जरूरत थी इन्होंने तीर धनुष उठाया, उससे संघर्ष किया, छक्के छुड़ा दिए अंग्रेजों की भी और यहाँ की देसी रियासतों की भी, पूंजीवादियों की भी। क्योंकि पूरे गोंडवाना को आप देखेंगे, रानी दुर्गावती का भी 24 जून को उनकी शहादत दिवस थी, ये भी लोहाली थी अंग्रेजों से और मुगलों से। लेकिन आज लड़ाई तीर धनुष की नहीं है, आज बंदूक की जरूरत नहीं है, आज कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं, आज जरूरत है उसकी जिसका रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं, कलम की। आज जरूरत है किताब की, आज जरूरत है संविधान की। तो अब आदिवासी समुदायों को इसी कलम के रास्ते, लिखने से, पढ़ने से, ये पत्रिकाएं निकालने से, किताब निकालने से, चैनल चलाने से, इस तरह से छोटे छोटे जितने प्रयास
जो उनके आपस की चेतना को बढ़ाने का काम आ सकता है, उनकी आदिवासियत को बचाने के काम आ सकता है, और उनकी जो मातृभाषा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मातृभाषाओं को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है आदिवासियों की। जो आदिवासी तबका पढ़ा लिखा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों की जो मातृभाषा है उसको बचाए। सरकार पर यह दबाव डाले जब तक कि आदिवासियों की अपनी राजनीतिक सत्ता नहीं आती है या बहुजन समाज की राजनीतिक सत्ता नहीं आती है। मेरा आशय यही है, अगर बहुजन समाज की सत्ता आएगी तो जाहिर है उसमें आदिवासियों का नुकसान नहीं होगा, ओबीसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहन मायावती जी तो लखनऊ में है, लेकिन उनकी सत्ता आती है तो वो बिरसा मुंडा की जो है मूर्ति लगाती है। वो ये नहीं बोलती है कि वो झारखंड के हैं या उड़ीसा के हैं या छत्तीसगढ़। तो जब सही मायनों में बहुजन की सरकार आएगी तो तब वो आदिवासियत को भी आगे ले जाने का काम करेगी। ये तब होगा जब हम सांस्कृतिक और जो है सामाजिक रूप से एकताबद्ध होने की स्थिति में पहुंचे। ये तभी होगा जब एक वैचारिक रूप से हमारी एक बड़ी गोलबंदी बने, तीनों जो बड़े समुदाय हैं उनकी, और जो आदिवासियत है, जो इनका जो दर्शन है उसको बचाने की कोशिश की जाए। सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, साहित्य में, इन सब चीजों में हमारी पहुंच बढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमारी पत्रिकाएं निकलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे अखबार निकलने चाहिए, हमारे चैनलों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, हमारी किताबों को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि आने वाला जो समय है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के जीवन में क्रांति का जो रास्ता होगा वो कलम का रास्ता होगा, वो किताबों और पत्रिकाओं और ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल का रास्ता होगा, और वो रास्ता संविधान का। तो संविधान को अपनाने की जरूरत है आदिवासियों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। सुनील जी ने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हूल दिवस के बहाने, जो हमने चर्चा की उस दिन के बहाने, तमाम आदिवासी समाज से जुड़े हुए मुद्दे, जो उसकी चुनौतियां हैं उसके सामने, जो उसकी लड़ाई है उसको लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और वक्त बदल रहा है। देखिए, अब झारखंड में ही हम लोग देख ले कि सिद्धो कानू के नाम पे एक विश्वविद्यालय बन गया। 2002 में डाक विभाग को टिकट जारी करना पड़ा। तो जो लगातार नायक हैं बहुजन समाज के, वंचित वर्ग के, आदिवासी समाज, दलित समाज के, वो लगातार निकल रहे हैं सामने, और जो उनके अगली पीढ़ी है जिसमें हम और सुनील जी जैसे लोग आते हैं, वो लगातार अपने पूर्वजों के इतिहास को खोद कर हम लोग निकाल रहे हैं। और तमाम और भी बातें आएंगी। अब जो दलित नायक हैं या फिर जो दलित इतिहास है, बहुजन इतिहास है, आदिवासियों का इतिहास है, वो जमीन के नीचे नहीं दबा रह सकता, वो लगातार बाहर आएगा, और उससे बहुजन समाज के लोग लगातार प्रेरणा लेते रहेंगे। तो सुनील जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और फिर कभी किसी और विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, हूल जोहार। जय भीम, जय भीम। तो ये थी हूल दिवस के बहाने जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुनील कुमार सुमन जी से, और 30 जून को होता है हूल दिवस। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर अगली बहस में, अगली चर्चा में हम फिर किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।